जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त एवं पूरी लगन के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी दोनों की परीक्षा की तैयारी आराम से कर रहे होंगे। और अब परीक्षा की दोनों की तारीखों की बात करें तो दोनों ही तारीखें काफी नजदीक आ गई हैं। ऐसे में अगर महत्वपूर्ण नोट्स आपको सही टाइम पे मिल जाएं, सही मार्गदर्शन में मिल जाए तो निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण नोट्स आपकी परीक्षा के अंदर बहुत सारे नंबर इंक्रीज कर देंगे। महत्वपूर्ण श्रृंखला की कड़ी में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। क्योंकि भारत के अंदर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक की महत्ता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको हम लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। इसके अंदर हमने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को लिया और इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन भी करने वाले हैं। दूसरी बात दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो चलिए आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन बहुत आराम से होने वाला है, बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पेपर के अंदर जो अगर ऐतिहासिक घटनाओं से प्रश्न बनेंगे तो वो यहीं से होंगे। चलिए, पहला पॉइंट है, कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो एक बार तो सवाल के अंदर डायरेक्टली यह पूछा गया था कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हो गया, तो आप डायरेक्टली जवाब दे देंगे 1904 ईस्वी में। दूसरा यह पूछा गया कि जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कर्जन। कौन था? व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कर्जन। हम आपको बता दे रहे हैं, लॉर्ड कर्जन का नाम याद रखेंगे, है ना। लॉर्ड कर्जन जो है ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जब पारित हुआ है तो उस समय का ये वायसराय है। अब अगर हम बात करें कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम क्यों पारित हुआ, क्योंकि अब सवाल के अंदर डिटेल में प्रश्न बन रहा है। पहले यह था कि केवल वर्ष पूछ लिए जाते थे, आप उत्तर दे दिए, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि उसके कारण और प्रभाव, ये सब सारी चीजें पूछ ले जा रही हैं वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, और इसीलिए ये सब चीजें टफ होती चली जा रही हैं। बच्चों को लग रहा है कठिन है, इसलिए एक एक चीज को समझना पड़ेगा। तो अगर हम ये पूछे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम क्यों लागू हुआ था, तो इसके पीछे का रीजन था कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विश्वविद्यालयों पर अधिक से अधिक सरकारी नियंत्रण रखा जाए। अंग्रेज ये चाहते थे कि हम औपनिवेशिक भारत में जो हम लोग गुलाम बनाए हैं इस भारत को, तो इसमें भारतीय विश्वविद्यालयों पर अधिक से अधिक सरकारी नियंत्रण हो और उसके बाद से पुनर्गठन कर उच्च शिक्षा को हम लोग सुनियोजित कर पाए। एक ये भी था कि भाई हम हाई एजुकेशन दें और इसके साथ ही साथ उस पर पूरी की पूरी पकड़ रखें हम। इसके लिए अधिनियम लेकर आया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 ईस्वी के अंदर। क्लियर हो गई बात? तीनों पॉइंट क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट दे रहा है, आप सभी इस बात को जानते होंगे कि बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं बंगाल का विभाजन हुआ ही क्यों, क्या उद्देश्य था, क्यों बंगाल का विभाजन किया गया, कौन उसमें वायसराय था, और इससे संबंधित क्या प्रश्न है, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्त, बंगाल के विभाजन की अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन का मुख्य रूप से यह उद्देश्य था कि बंगाल के अंदर राजनीतिक गतिविधियां देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर फैल रही थी, और राष्ट्रीयता की भावना जो है सबसे ज्यादा बंगाल क्षेत्र में फैली कि भारत को आजाद कराए, और ज्यादा से ज्यादा क्रांतिकारी भी बंगाल क्षेत्र में ही हुए। तो इसलिए मेन जो है अंग्रेजों का टारगेट हुआ कि हम लोग बंगाल विभाजन करके जनता के अंदर फूट डाल देंगे, और पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत तथा पश्चिमी भाग में हिंदुओं का बहुमत रखना चाहते थे, और हिंदू मुस्लिम एकता को समाप्त करना चाहते थे। उनका टारगेट था कि बंगाल को 2 भागों में बांट दे, एक पूर्वी बंगाल हो जाए, एक पश्चिम बंगाल हो जाए, और इससे जब दोनों ही भाग अलग अलग होंगे तो निश्चित रूप से जो एकजुट गतिविधियां हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। और ये करने वाला कौन था? अगर हम ये पूछे कि बंगाल विभाजन जो हुआ, इस बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वही जो 1904 में है वही 1905 में है, लॉर्ड कर्जन का नाम याद रखेंगे, लॉर्ड कर्जन। अब अगर ये पूछा जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को हुई, तो याद रखेंगे इससे 2 सवाल पूछे जाते हैं। अगर बंगाल विभाजन की तारीख अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, 20 जुलाई को, ठीक है। अच्छा, अगर यह पूछा जाए कि भारत के अंदर बंगाल विभाजन कब प्रभावी हो गया, कब लागू हो गया, तो लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया, लेकिन 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा इसकी घोषणा कर दी गई थी। इसका अनाउंसमेंट हो गया कि भारत के अंदर बंगाल विभाजन हो जाएगा, 2 हिस्सों में बंगाल बढ़ जाएगा।
अगले क्वेश्चन के अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो देखिए दोस्त, मुस्लिम लीग की जो स्थापना की वो दो लोगों ने किया है ना। कौन कौन से थे वो, तो इनको हम कहते हैं अली बंधु। क्या कहते हैं, अली बंधु। अली बंधुओं ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना की और इसका जो नाम है वो नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर और हकीम अजमल खान ने दिया था। जो मुस्लिम लीग नाम दिया वो दिया कौन, नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर और हकीम अजमल खान ने। ठीक है, तो ये जो है देश में मुसलमानों के नाम पर पहली राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ। इसके पीछे यही आइडिया था कि भाई मुस्लिम लोगों के मन में ये बात अंदर तक घुस गई थी कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की पार्टी है और मुस्लिमों के लिए कोई अलग दल नहीं है, इसलिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। तो 1906 में इसके पीछे गठन का ये उद्देश्य था कि रैली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है सूरत अधिवेशन में और कांग्रेस में विभाजन। ठीक है, तो देखिएगा अब सूरत अधिवेशन में वर्ष 1907 ईस्वी के अंदर जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे, तो इसके विभाजन का देखिए मेन कारण क्या बना, क्योंकि कांग्रेस दो भागों में बट गई। अभी तक तो कांग्रेस के अंदर एक साथ सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन 1907 में कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। इसके पीछे का रीजन यह था कि उग्रवादी नेता जो है वो बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय में से किसी एक को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और जबकि नरमपंथी के जो लोग थे वो चाहते थे कि डॉक्टर रास बिहारी बोस जो है वो हमारे अध्यक्ष बने और उनके हिसाब से काम चले। लेकिन अंत में यह हुआ कि भाई नहीं, इन दोनों के नाम पर सहमति नहीं बनी और लास्ट में दादा भाई नौरोजी बहुत वरिष्ठ सदस्य थे, तो दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर इस विवाद को शांत किया गया। ठीक है, और इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने प्रथम बार स्वराज शब्द की बात कही थी। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम के अंदर आया है कि कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द की मांग कब की। तो कांग्रेस ने सर्वप्रथम स्वराज की अगर हम मांग करें तो वह हुआ सूरत अधिवेशन में। जान गए कि क्यों सूरत विभाजन हुआ। उग्रवादी जो है किसको चाहते थे, बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय को, नरमपंथी चाहते थे रास बिहारी बोस को, लेकिन दोनों पे सहमति न बन के किसके नाम पे सहमति बन गई, दादा भाई नौरोजी के नाम पे। क्लियर होगी बात है। चलिए 1907 का आपने सूरत अधिवेशन देखा। इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपसे पहला चीज पूछ सकता है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ, आप बता देंगे 1907 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो किसने किया, रास बिहारी बोस ने, है ना। और विवाद किस चीज को लेकर था, तो अगर नरमपंथी और गर्मपंथी को लेकर के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट देखिए क्या करा, मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार क्या था, मार्ले मिंटो सुधार क्या था, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। चलिए देखिए, मार्ले मिंटो सुधार यह था कि इसके अंदर यह हुआ कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के अंदर बदलाव हुआ। अब जैसे आपने देखा कि 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना पहले हो चुकी है, यानी मुस्लिम लीग यह मान चुका था कि भाई कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी, हमको अलग होकर कुछ काम करना पड़ेगा। इसी चीज का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी कि भाई अब मुस्लिमों का जो चुनाव होगा वो अलग तरीके से होगा और बाकी हिंदुओं का अलग होगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता भंग करने के लिए मार्ले मिंटो सुधार जो है वर्ष 1909 ईस्वी के अंदर लाया गया। ठीक है, और अगर इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो हम बता ही दिए, पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा इसी से पेश हुई। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब समझ गए, पृथक निर्वाचन मंडल कहने का मतलब कि मुस्लिमों के लिए अलग तरीके से निर्वाचन होगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ब्रिटिश में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। तो दिल्ली दरबार 1911 में लगा, इसके पीछे का पूरी कहानी हम बता देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डेट सहित बताइए कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। अब ये दिल्ली दरबार का आयोजन किसके समारोह में हुआ, तो इस दिन आए थे ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी। इन दोनों ही लोगों को भारत के सम्राट और महारानी के रूप में राज्याभिषेक कर जो है कि पदस्थ किया गया। दो लोगों को, कौन कौन से हैं, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी। तो ये भारत के सम्राट एवं महारानी के रूप में नियुक्त किए गए, इसीलिए दिल्ली दरबार का आयोजन वर्ष 1911 में अंग्रेजों द्वारा किया गया। इसी के अंदर यह भी कहा गया कि अब भारत की राजधानी कोलकाता ना होकर के कौन सी हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। तो दिल्ली दरबार के आयोजन के होते ही भारत की राजधानी जो पहले कोलकाता थी अब उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। चलिए, तो 1911 से संबंधित ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसको हमने आपको समझाया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, होम रूल लीग का निर्माण। तो देखिएगा, होम रूल लीग का जो निर्माण हुआ है वो 1916 में हुआ है। अब इसके पीछे का क्या उद्देश्य था, तो देखिए होम रूल लीग जो आंदोलन है वो अखिल भारतीय होम रूल लीग के नाम से एक राजनीतिक संगठन था।
इसकी स्थापना जो है 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। और किस उद्देश्य से की गई थी कि भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग किया जाए कि भारत में, अब चूंकि बाल गंगाधर तिलक अगर देखेंगे तो गरम दल के नेता थे, तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और राष्ट्रीय स्वशासन की मांग को तेज करने के लिए यह होम रूल लीग का निर्माण हुआ है वर्ष 1916 में। याद रखेंगे 1916 में जो होम रूल लीग का निर्माण हुआ वो किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या करा है? कह रहा 1916 के अंदर मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, जिसको हम लोग लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, यह भी हुआ। लखनऊ समझौता भी हुआ है। तो लखनऊ समझौता भी आप देखेंगे तो जो कांग्रेस 1907 के अंदर दो हिस्सों में बंट चुकी थी और वही 1916 में जो है एक साथ में आ गए। जो कांग्रेस 1907 दो हिस्सों में बंट चुकी थी, कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, वही 1916 में एक साथ आ गए। सारे दलों को जो है एकत्रित किया गया 1916 के अंदर। तो इसी को हम लोग मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता कहते हैं, जिसको लखनऊ समझौता भी कहा जाता है, वर्ष 1916 में हुआ। ठीक है, चलिए और अगला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अब जो है गांधी जी इंडिया के अंदर आ चुके हैं। और पूछा जाए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, याद रखिएगा वर्ष 1915 ईस्वी के अंदर। गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी के अंदर गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आ चुके थे। अब वर्ष 1917 में क्या हुआ कि ये था कि बिहार के अंदर राजकुमार शुक्ला नाम के एक किसान थे और वहां पे अंग्रेजों ने जबरदस्ती लोगों किसानों के ऊपर नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया था। इस चीज को देखते हुए उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया कि भाई आइए और यहाँ पे देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। तो मूल रूप से नील की खेती करने वाले और किसानों के शोषण के खिलाफ था ये गांधी जी का आंदोलन। और गांधी जी ने यहीं से पूरे भारत के अंदर पहला आंदोलन स्टार्ट किया और पूरे भारत के अंदर अब आगे देखेंगे तो लगातार गांधी जी आंदोलन पे आंदोलन करते चले आए हैं। तो बिहार की धरती से शुरू हुआ, चंपारण एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार का, वहां से ये शुरू हुआ। राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर वो गए थे गांधी जी और नील की खेती के विरोध में ही यह आंदोलन था। तो तीनों बातें क्लियर हो गई, किसके विरोध में था। अगर पूछे कि चंपारण आंदोलन का कारण क्या था तो नील की खेती थी, बुलाया राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, और इसी वजह से 1917 के अंदर सबसे पहले गांधी जी का पहला अभियान शुरू हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, वो है चंपारण आंदोलन। इसमें चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी कई लोग जानते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट था कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई आपको कुछ नहीं, केवल संदेह हुआ तो अंग्रेज अफसर जो है आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकते थे। इस प्रकार की इसमें नीति थी। अब इसका रीजन क्या था? तो रीजन यह था कि देश भर में बहुत सारी उग्रवादी घटनाएं घट रही थी। जगह जगह जो है हमारे क्रांतिकारी कहीं बम विस्फोट, कहीं कुछ न कोई कुछ कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था कि एक तरीके का असंतोष अंग्रेज सरकार को लगा कि ये तो सब तो एक तरीके से समाज के अंदर असंतोष फैला रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हम एक ऐसी नीति को लेकर आते हैं जिसमें हमको अगर किसी को डाउट होगा तो बिना पूछे उसको तुरंत हम जेल के अंदर कर देंगे। और अगर इसकी हम बात करें कि यह रोलेक्ट एक्ट लागू करने वाला था कौन, तो रोलेक्ट एक्ट लागू करने वाले अगर हम बात करें तो उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नाम याद रखेंगे कि 1919 के समय रोलेक्ट एक्ट को लागू करने वाला था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन के अगला पॉइंट पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरा का पूरा जो लिंक है वो यहीं से जुड़ा हुआ है रोलेक्ट एक्ट से, क्योंकि रोलेक्ट एक्ट जब 1919 के अंदर लागू हुआ तो वहीं से जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आ जाता है, क्योंकि रोलेक्ट एक्ट के विरोध करने के लिए ही एक सभा हो रही थी जिसमें जो जनरल डायर है वो अंग्रेज अफसर था और अकारण सभा में गोलियां चलवा दी। 400 से अधिक लोग मारे गए, 2000 से अधिक लोग घायल हो गए। तो इस प्रकार की ये कहानी थी इसके अंदर, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाकी सतपाल की चूल थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन मेन था रोलेक्ट एक्ट। उसी के खिलाफ ये पूरी सभा जुटी हुई थी और उसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। ठीक है, तो अगर ये भी पूछा जाए आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ, तो वो भी हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही था उस समय भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो खिलाफत आंदोलन के पीछे अगर हम बात करें तो इस खिलाफत आंदोलन को शुरू किया मोहम्मद अली और शौकत अली ने।
तो इसलिए हम कहते हैं अली बंधु। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत की 1920 ईस्वी के अंदर अली बंधु ने शुरुआत की भारत में। कौन कौन से लोग थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो अगर पूछे कि खिलाफत आंदोलन भारत में किसने शुरू किया, तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने यह आंदोलन शुरू हुआ वर्ष 1920 ईस्वी के अंदर। अच्छा, क्यों यह आंदोलन शुरू किए? तो आंदोलन शुरू होने का मुख्य रीजन यह था कि तुर्की के खिलाफ ब्रिटिश नीति और मित्र देशों की सेना द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के नियोजित विघटन को लेकर ब्रिटिश जो है वो भारत में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था। ठीक है, क्योंकि तुर्की में खलीफा के लिए कुछ विद्रोह हुआ, और जब मुस्लिमों के खिलाफ जब उतना बड़ा विद्रोह वहां हुआ, तो वही विद्रोह भारत के अंदर भी शुरू हुआ है। तो तुर्की के अंदर ये सब कुछ हुआ था खलीफा उलीफा के पद को लेकर के, और उसी चीज को लेकर के इन लोगों ने भी यहाँ शुरू कर दिया। 3 साल तक ये विद्रोह चला है ना। तो नाम में याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन क्या था, इसका कारण क्या था, क्योंकि कारण भी एक बार रेलवे की परीक्षा में पूछ लिया है, और ये टाइम तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा है, और किसने शुरू किया यह भी पूछा है। तो वर्ष याद रखेंगे 1920 शुरू किया है मोहम्मद अली शौकत अली ने, और वजह क्या थी कि तुर्की के में खलीफा के पद को लेकर कुछ समस्याएं बनी हुई थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? कह रहा है असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? अब सुनिएगा। असहयोग आंदोलन यह था कि गांधी जी का यह उद्देश्य था कि जो लोग भारत में जैसे उपनिवेशी हुए, जो अंग्रेज जो है भारत के अंदर इतने दिनों से गुलाम बना के रखे थे, और भारतीयों के लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं था। जैसे आप बताइए, रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून भारत के अंदर बन चुका था। तो अंग्रेजों को एक सबक सिखाने के लिए, असहयोग नाम ही है असहयोग, माने हम आपका सहयोग नहीं करने वाले हैं, हम आपके स्कूलों में नहीं जाएंगे, हम आपके कॉलेज में नहीं जाएंगे, हम आपकी बनाई हुई न्याय प्रणाली को हम नहीं मानेंगे। तो इन सारी चीजों को, अब आपका जो भी अंग्रेजी वस्तु है सबका हम बहिष्कार कर देंगे। यही सारी चीजें थी असहयोग आंदोलन के अंदर। गांधी जी ने ही आंदोलन का नेतृत्व किया। वर्ष 1920 ईस्वी में यह शुरू हुआ। मेरे अगर इसके कारण की अगर हम बात करें कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हो गया, तो इसका मुख्य रूप से कारण यही था कि जो 1919 के अंदर एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, और वो इस वजह से हुआ कि रॉलेट एक्ट उस समय चल रहा था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये गांधी जी के हृदय को जड़ कर दिया कि भाई इतना बड़ा नरसंहार हुआ, और इसी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया कि भाई हम आप किसी की तरह से अब अंग्रेजों का साथ नहीं देने वाले हैं, और उनकी बनाई हुई किसी भी चीज का जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड होता है दोस्त 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा पड़ता है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर ही, है ना। तो वहीं पे ये कांड होता है, और इसकी वजह बात करें तो इसका कोई बहुत खास वजह नहीं था। वजह था कि खाद्य कीमतों जो खाने वाले सामान थे उसकी कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि मांस के बिक्री में मांस की जो कीमतें थी वो बहुत बढ़ चुकी थी, और इस वजह से कोई भगवान नाम के सेवानिवृत्त रिटायर्ड सैनिक थे, तो वो जो है कि जाकर थाने में आग लगा दी और 22 पुलिस अधिकारियों की हत्या हो गई। ये पूरी की पूरी कहानी थी कि खाद्य की कीमतों में शायद अंग्रेज सरकार ने बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया था। इसी को लेकर के प्रदर्शन था, 22 अधिकारी इसमें मारे गए अंग्रेजों के, है ना। तो इसके बाद से अब देखिए गांधी जी एक स्टेप भी लेते हैं कि इसी समय असहयोग आंदोलन भी स्थगित हो जाता है। चौरी चौरा कांड जैसे ही 5 फरवरी 1922 को होता है, उसके ही बाद से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ये प्रश्न भी पेपर के अंदर कई बार बनता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया। तो याद रखेंगे 5 फरवरी जैसे ही चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, उसके बाद से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, है ना। आगे पॉइंट पे चलते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति। अब देखिए भारत के अंदर साइमन कमीशन आ गया। तो साइमन कमीशन के पीछे आने के पीछे क्या रीजन था, ठीक है। तो साइमन कमीशन के, अब देखिए एक चीज उसमें थोड़ा सा चौरी चौरा कांड में बता देना, क्योंकि अगर ये भी सवाल आ गया, अचानक दिमाग में आ गया हमारे बात, क्योंकि ये सवाल पूछा गया है कि चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था। क्योंकि बहुत प्रसिद्ध रचना है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये सवाल लाजमी हो सकता है बन जाए। तो याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। क्लियर। अगले पॉइंट पे चलता है। अब साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो साइमन कमीशन जानते हैं क्या? क्योंकि वर्ष 1919 ईस्वी के अंदर भारत सरकार अधिनियम बना था, और भारत सरकार अधिनियम बना था किस चीज की समीक्षा के लिए? इसका बस इसीलिए गठन ही हुआ था वर्ष 1919 ईस्वी के अंदर कि संवैधानिक सुधारों का हम अध्ययन कर पाए कि जो पॉलिसीज अंग्रेज सरकार हमारे यहाँ लागू कर रही है, तो अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि हम यह देख पाए कि हम जो लागू कर रहे हैं जो भी नियम कायदे कानून, इसका क्या असर पड़ रहा है भारतीयों पे।
तो उन्होंने ऐसा कहा कि 1919 के अंदर जब हम भारत सरकार नियम बनाने जा रहे हैं तो हर 10 साल पे इसका हम मूल्यांकन करेंगे, हर 10 साल पे क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। और इसी के लिए जब 1919 से अगर आप 10 साल जोड़ेंगे तो हो जाता है 1929। लेकिन उससे भी पहले अंग्रेजों ने, चूंकि भारत के बीच में बहुत ज्यादा इस तरह की खराब गतिविधियां, अब अंग्रेजों के हिसाब से तो खराब गतिविधियां थी, भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी गतिविधियां थी। तो अंग्रेजों को लगा कि भारत के लोग जो है बहुत गलत तरीके का काम कर रहे हैं, तो एक बार दोबारा से मूल्यांकन किया जा सकता है। और इसलिए साइमन कमीशन हमारे भारत के अंदर सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर इसकी नियुक्ति होती है, और साइमन कमीशन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो 3 फरवरी 1928 को आ जाता है। 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया और इसी चीज का मूल्यांकन करने के लिए आया था। क्लियर हुई बात, जो 1919 में भारत शासन अधिनियम बना था। आगे चलते हैं। कर्नल भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट किया 1929 ईस्वी के अंदर। तो इसका देखिए क्या मुख्य रीजन था। कांग्रेस ने जो है 1929 के ही अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया, क्योंकि अब अंग्रेज जो है अति कर रहे थे। तो इसलिए अब हमारे क्रांतिकारियों ने जो अपना लक्ष्य था कि भाई उनको लगा कि अंग्रेज जो है हमको खुद से तो आजादी देने वाले नहीं है, तो हम आज से मान लेते हैं कि आज भारत जो है स्वतंत्र हो चुका है। तो उन्होंने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। और ये पूर्ण स्वराज को जो अपना लक्ष्य घोषित किया है, ये हुआ है लाहौर अधिवेशन में। दिसंबर 1929 के अंदर यह अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो यह पॉइंट एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। ये पॉइंट जो है वो एग्जाम के अंदर कई बार आ चुका है कि सबसे पहले भारत के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई। तो भारत में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन के अंदर 1929 में हुई है। और इसकी जो मांग करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वही इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो अब इन्हीं चीजों को लेकर के अब आगे देखिए, हम बात कर रहे थे कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट कर दिया। तो इसके पीछे का ये सब रीजन था, क्योंकि अंग्रेज गतिविधियां अब जो जैसे ही इन लोगों ने ऐसा काम किया कि भाई अब जो है हम पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर लिए हैं और साइमन कमीशन भारत के अंदर कुछ खराब गतिविधियों को और लागू कर दिया। तो इन सारी चीजों को लेकर के भगत सिंह जी ने सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट किया था वर्ष 1929 ईस्वी के अंदर। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की 1929, इस घटना को भी समझा दिया। अब आगे चलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। तो देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा फिर वही उसी प्रकार का एक आंदोलन था कि इसके अंदर गांधी जी मुख्य रूप से अब ये चाहते थे कि इसी के देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को डांडी नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है ना, क्योंकि इसमें एक कानून बना और बहुत काला कानून बना है। उसमें क्या हुआ 1930 ईस्वी के अंदर कि अंग्रेजों ने नमक तक पे भी टैक्स लगा दिया। जो नमक जिसको सबसे सस्ता माना जाता था उस पर भी अंग्रेजी सरकार ने टैक्स लगा दिया। तो जब अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया तो गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है इसकी शुरुआत अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो डांडी नमक स्थान से हुई थी, है ना। कारण यही था, हमने बता दिया कि नमक पर टैक्स लग गया था, है ना। और इसमें ऐसे भी निबंधियां थी कि भाई इस दौरान इतने कानून सख्त थे कि अगर कोई रेत पर पड़ा एक मुट्ठी समुद्री नमक भी उठा ले तो उस पर तुरंत फाइन लग जाता था। इतना कड़ा कानून था। तो इसी चीज को लेकर के गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया वर्ष 1930 ईस्वी के अंदर। अब हुआ गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन में अगर हम बात करें तो लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। और इन गोलमेज सम्मेलनों की अगर हम बात करें तो गोलमेज सम्मेलन होते किस वजह से थे। तो ये सारे के सारे गोलमेज सम्मेलन पहली बात कि लंदन में आयोजित किए गए। कहां आयोजित किए गए? लंदन में आयोजित किए गए। तीनों गोलमेज सम्मेलनों से एक सवाल बनता है। एक सवाल यह बनता है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिए। तो याद रखिएगा 2 लोग थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर कई बार बन चुका है डिफरेंट परीक्षाओं के अंदर। दूसरी चीज इसमें यह सवाल बनता है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें भारत की तरफ से इन दोनों लोगों के, ये दोनों तो हमेशा जाते थे अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, लेकिन इन दोनों के अलावे किस और व्यक्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में गए, तो वो थे महात्मा गांधी जी। यह सवाल को उल्टा घुमा के एक बार यह पूछा गया कि ये गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद रखेंगे।
और अगर हम बात करें प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ उसमें भारत की तरफ से तो वैसे कोई नहीं गया था, लेकिन एनी बेसेंट जो है, जो कांग्रेस के सदस्य के रूप में थी, उन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें थी। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय पूछता है, ये भी एग्जाम के अंदर कई बार आया है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। क्या था? लॉर्ड इरविन। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो लॉर्ड इरविन के आगे अगर हम बात करें तो इसके आगे गांधी इरविन समझौता भी होता है वर्ष 1931 ईस्वी के अंदर। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जब गांधी जी 1931 के अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं तो उसी समय गांधी इरविन समझौता भी होता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। चलिए, गोलमेज सम्मेलनों को फिर एक बार हम समराइज कर देते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए। तो थे आपका तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? तो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भारत की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने गए थे? तो वो थे आपका एनी बेसेंट। ठीक है, अच्छा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। ठीक है, और अगर हम पूछे कि लॉर्ड इरविन समझौता कब हुआ, तो लॉर्ड इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 ईस्वी को। याद रखेंगे, 5 मार्च 1931 ईस्वी को द्वितीय जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा होता है तो उस समय जो है गांधी इरविन समझौता होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ठीक है, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की घोषणा। तो वर्ष 1932 में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की घोषणा हो गई। तो देखिए, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली अगर हम बात करें तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉमसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया था। यह सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉमसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया। और इसके अंदर क्या हुआ? इसी के बाद से तो पूरा जो गोलमेज सम्मेलन चला था आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये कहा जाता है कि इन गोलमेज सम्मेलनों के पुरस्कार स्वरूप ये ऐसा हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर अलग निर्वाचक मंडल के रूप में एक अलग तरीके की संस्था बनाई गई। जैसे कि आप 1909 के अंदर देखेंगे तो 1909 में मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली, अलग निर्वाचन प्रणाली घोषित की गई। वैसे ही अब दलितों के लिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर तीनों आंदोलनों के अंदर गए हैं, भीमराव अम्बेडकर तीनों ही सम्मेलन के अंदर गए हैं, तो वजह भी वही हो रही होगी, उनको अंग्रेज किसी तरीके से कन्विंस करना चाहते थे और कन्विंस करने में सफल भी हुए। और उन्होंने इस बात को भाई कहा कि अब जो है दलितों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल का गठन होगा। यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं और जो अल्पसंख्यक का तो पहले ही हो गया था, जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल का गठन होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या हुआ कि वर्ष 1932 ईस्वी में, अब देखिए, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की घोषणा हो गई कि भाई अब क्या नाम है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनका एक अलग चुनाव प्रणाली होगा। इसकी घोषणा रैमसे मैकडोनाल्ड ने कर दिया 1932 ईस्वी के अंदर। अब गांधी जी को इससे बड़ा वो हुआ। अब गांधी जी जो है राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू और घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयास से जो है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। और इसी समझौते का जो नाम दिया गया, क्योंकि अब गांधी जी इस बात को बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अम्बेडकर जी इस बात को मान लें कि हाँ भाई दलित अलग निर्वाचन प्रणाली चलेगी, इसलिए कि सभी लोग नेताओं के प्रयास से गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे लोग पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो पूना समझौता हो जाता है। और अगर पूना समझौता की बात करें तो वर्ष 1932 में हुआ। किसके बीच हुआ? तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। क्लियर हो गई बात? और पूना समझौता के समय अगर हम पूछें कि भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड विलिंगटन था। लॉर्ड विलिंगटन कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था भारत का वायसराय। ठीक है, चलिए, इसका कार्यकाल माना जाता है 31 से 36 तक। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। तो वर्ष 1942 ईस्वी के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेज जो है बिल्कुल व्यस्त थे और हमारे भारतीयों को अब यही एक मौका था। ठीक है, यही एक समय था कि भाई उधर अंग्रेज जो है अपने युद्ध के अंदर लगे हुए हैं और अंग्रेज की ब्रिटेन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। तो भारतीयों ने और मुख्य रूप से गांधी जी ने इसी समय करो या मरो का नारा देकर कि भाई अब यही टाइम है, या तो कुछ कर जाओ या तो फिर रहने से कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। अंग्रेजी सल्तनत, अंग्रेजी शासन थोड़ा कमजोर पड़ रही है, पूरी ताकत के साथ झोंक दिया और करो या मरो का नारा दे दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा वर्धा जो है, वर्धा जगह का एक है और वर्धा जगह से 8 अगस्त 1942 की वो तिथि है,
जब से सभी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। खैर अगली बात, अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन वही चीज, जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई क्रिप्स मिशन आ जाता है भारत के अंदर। और क्रिप्स मिशन के आने का उद्देश्य था कि भाई जैसे 1914 ईस्वी के अंदर जब भारत के अंदर प्रथम विश्व युद्ध चला, 1915 में गांधी जी आए, तो गांधी जी का अंग्रेजों ने भरपूर सपोर्ट लिया और आर्मी के अंदर भर्ती बहुत बड़े पैमाने पर गांधी जी ने भारतीय लोगों को कन्विंस करके कराया कि भाई अंग्रेज लोग ये कह रहे हैं कि जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के अंदर तो हम आपको आजादी दे देंगे। अंग्रेजों ने यही चाल चली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और इसी के लिए क्रिप्स मिशन आया जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये आए इसी चीज को लेकर के भाई हमारा सपोर्ट करिए, हम आपको आजाद कर देंगे। लेकिन गांधी जी ने अंततः इस बात को माना नहीं। तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात करते कि आजाद हिंद फौज, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 ईस्वी में जापान की सहायता से टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो है, वहां पर रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजी के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, है ना। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह थे, रास बिहारी बोस थे, निरंजन सिंह गिल थे और भी बहुत सारे लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आजाद हिंद फौज के गठन की बात करें वर्ष 1943 में हुआ है। कहां हुआ है? जापान के अंदर, जापान की राजधानी टोक्यो में। इसकी स्थापना किया है रास बिहारी बोस ने और इसी को इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा भारत की संविधान सभा का चुनाव। तो भारत की संविधान सभा का चुनाव जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, क्लेमेंट एटली की सरकार बनी वहां, और उन्होंने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि हम भारत को आजाद करने वाले हैं, और इसलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन भी भेजा था 1946 ईस्वी के अंदर, और वही संविधान सभा की चुनाव की प्रक्रिया चली। भारत में अंतरिक्ष सरकार की गठन हुआ और आगे चल करके, जैसे अब आप देख सकते हैं कि 1940 ईस्वी के अंदर पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता रहमत अली मुस्लिम लीग द्वारा या मुस्लिम संगठन द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा बहुत पहले से डिमांड की जाने लगी कि नहीं हम अलग होंगे, अलग होंगे। तो इस चीज को लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन जो है 1947 ईस्वी के अंदर माउंटबेटन प्लान एक तैयार करता है और एक रेखा का निर्माण करता है जिसके रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। यह भी परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछा जा चुका है कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। लॉर्ड माउंटबेटन के तहत ही, योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया वर्ष 1947 में, और अंततः आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी मिल गई। अब इसमें एक चीज और बनता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम वायसराय तो यह है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर, भारतीय को जब कहेगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो वह सी राजगोपालाचारी हुए हैं। ऐसे कहेगा कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहीं तक की पूरी कहानी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। मेरी पूरी की पूरा कोशिश था कि जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो इस चर्चा के माध्यम से हम आपको समझा दें। बाकी अगर एक चीजों को अगर ध्यान से समझते हैं तो निश्चित रूप से आपके पेपर के अंदर 1-2 प्रश्न जरूर बनेंगे, और एक प्रश्न 2 नंबर का है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। 2-3 बार इस वीडियो को रिपीट कर लेंगे। चलो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के